ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन। 1 सेकेंड। तो बच्चों, मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन, अगर हम जनरल बात करें तो मोशन इन 2 डायमेंशन में मेनली हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और एक रिलेटिव मोशन। ये 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम कुछ जनरल बातें करेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन में जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। हालांकि इनकी बातें हम बेसिक मोशन में कर चुके हैं, जस्ट एक बार और रिवीजन करेंगे। बच्चों, मोशन इन ए प्लेन की अगर हम बात करें, मोशन इन ए प्लेन जिसे हम मोशन इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं, तो सपोज ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है ऐसे यहाँ पे ऐसे आते हुए, इस तरह से एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, लाइक ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है बी, इस तरह से मोशन कर रहा है। तो सबसे पहली बात, एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन कर रहा है और अगर हम ओरिजिन से पोजीशन मेजर कर रहे हैं 0,0 से, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी पोजीशन वेक्टर होती है, सपोज अगर हम कह रहे हैं पी पॉइंट पे पार्टिकल है, तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन टाइम पे उसकी पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन किसे कहते हैं? जब पार्टिकल इस तरह से मोशन कर दे कि हम एक्स वाई जेड में अगर उस पार्टिकल की पोजीशन को, उसके मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, है ना। क्योंकि जिस तरह से इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस पोजीशन इन टर्म्स ऑफ 1 पैरामीटर ओनली, केवल एक्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कई बार हम इसे आगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे उसमें उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे r, थीटा में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, और x और y में जब एक्सप्रेस करेंगे तो कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं उसको। यहाँ पर भी एटलीस्ट 2 वेरिएबल चाहिए, है ना। सिर्फ r से आप ये नहीं बता पाओगे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। जब r और थीटा दोनों बताओगे तभी आप p पॉइंट तक पहुंच पाओगे। यानी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए इसे मोशन इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं, मोशन इन 2D। ध्यान रखिए, अगर एक्स वाई प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसे आप 1D कह सकते हो। आप कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसे 2D क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। हम मान लेंगे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स के अलोंग मोशन हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो ओनली 1 पैरामीटर विल बी नीडेड टू एक्सप्रेस द मोशन, ओनली 1 कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो। अगर मैं इसी को थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी एक्स डैश एक्सिस मान लूंगा, कहीं ओरिजिन मान लूंगा, तो वहां से जो डिस्टेंस होगी, वहां के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होगी, वो एक सिंगल वेरिएबल आएगा। बट अगर कोई प्लेन में जनरल कर्व्ड मोशन कर रहा है इस तरह का, तो फिर आप उसे एक वेरिएबल में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपको एटलीस्ट 2 वेरिएबल बच्चों चाहिए होंगे। तो इस तरह से आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें वेक्टोरियली कैलकुलेट करना हो, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, एस वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर भी हम इसे कहते हैं। और केवल अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो 3D में मैं एक्सप्रेस कर चुका हूं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बट यहाँ पर z एक्सिस नहीं है, एक्स एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, तो
पोजीशन को इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में तो पोजीशन वेक्टर्स को घटा के निकाल सकते हैं। तो डेल्टा आर अगर हमें लिखना होगा एस वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप इस तरह से आएगा। डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, तो ये तो सिंपल पोजीशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। अगर हम जानते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इन जनरल जो वेलोसिटी होती है वो डी आर बाई डी टी होती है। अगर मैं आर को दिखा दूं आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिलेटिव में तो वी विल गेट डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, है ना। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया उसे एक्स टाइम के रिलेटिव में। तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर जो मिल जाएगा बच्चों, इट इज वी एक्स डी एक्स बाई डी टी जो होता है इट इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। डी वाई बाई डी टी इज द वी वाई एंड ये जे कैप वाली डायरेक्शन में आएगा। तो वी एक्स जो है इट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या आप कह सकते हो इट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वी वाई इज सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर अलग अलग भी कैलकुलेट करना हो तो आप वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको चाहिए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हो। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर मोशन इन अ प्लेन है तो पोजीशन को एक्स और वाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अगर हमको नेट स्पीड चाहिए या नेट वेलोसिटी चाहिए तो इट इज अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इंडिपेंडेंट अगर वी एक्स वी वाई निकालना हो तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल पोजीशन एंड इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। ये तो बेसिक बात है, मैथमेटिकल बात है। कुछ बातें हमने और भी करी थी। अगर आपको याद हो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैंने बताई थी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती थी, तो मैंने कहा था किसी भी पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ, जिस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज हमने कहा कि अगर हमारा कोई पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पर अगर मोमेंट पे पार्टिकल होगा तो यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पे। बी पॉइंट अगर यहाँ है तो यहाँ टेंजेंट के अलोंग इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अगर सी पॉइंट पे बात करूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। मतलब ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों की जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ। क्यों होती है ये, इसका डेफिनेशन में ही रहस्य छुपा है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। डी आर बाई डी टी होता है। डी आर क्या होता है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डी आर वेक्टर क्या होता है बच्चों, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पार्टिकल वो डी आर होता है। तो अगर आप खुद देखो किसी पार्टिकल में कोई इस कर्व में मोशन कर रहा है, मान लो पार्टिकल यहाँ है बेटा, तो डी आर डी टी टाइम इंटरवल में वो यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ से यहाँ अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा ये डी आर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी इसी वेक्टर के अलोंग होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। आप इसे एक वेक्टर को देखेंगे तो इसी इसके अलोंग होगी। और इस वेक्टर को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे, तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो टाइम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही वी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। डी आर वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है तो ये जो वी वेक्टर होगा ये भी हमारा टेंजेंट के अलोंग होगा। बस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है बिकॉज डी टी पे डिपेंड करेगा कि डी टी कितना है।
तो यहीं से हम लोगों ने इस बेसिक बात को निकाला था कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। कोई भी आपका जो 2D मोशन होता है, किसी भी कर्व पाथ पे अगर पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। अभी मैं जनरल 2D मोशन की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। अब अगर आप देखो, समझो बेटा, समझो इस बात को। जैसे मान लो कोई पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है, कि सब कोई भी 2D मोशन कर रहा है, मान लो यहाँ से चलते हुए इस तरह से 2D मोशन कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे P पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पोजीशन x, y है, तो आप पोजीशन वेक्टर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, x i कैप y j कैप। वेलोसिटी वेक्टर आप, ये टेंजेंट के अलोंग होगा डेफिनेटली, ये v वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर भी आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो अगर मैं देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देखूं, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से होगा, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन। तो दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी के, ये दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। अगर ये एंगल x एक्सिस पे अगर थीटा एंगल बना रहा है, अगर हमें बोला जाए, तो हम आपको ये वेक्टर्स में पढ़ा चुके हैं कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, और थीटा जहां से बनता है, तो ये वाला कंपोनेंट जो होता है इट इज v cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है इट इज v sin थीटा। तो अगर मुझे वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है 2D मोशन में, तो आई कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ i कैप एंड j कैप, लाइक vx i कैप प्लस vyg। vx क्या है? इस वेक्टर का x कंपोनेंट है, या x डायरेक्शन में वेलोसिटी कह सकते हो, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कह सकते हो। अगर मुझे tan थीटा चाहिए हो किसी भी टाइम पे कि कितना एंगल बनाएगा पार्टिकल का, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल जो है आपका, ये वाली हाइट वी वाई के इक्वल होगी, और ये वी एक्स है आपकी। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। इस तरह से आप कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आप tan थीटा का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बेसिक बातें हैं कि जो वेलोसिटी होगी बेटा, वो आपकी आई और जे में हम एक्सप्रेस कर लिया करेंगे। वेक्टर्स की यहाँ पर हम बहुत हेल्प लेने वाले हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो जरूरी है 2D मोशन को समझने के लिए, कि कोई भी 2D मोशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन जैसे होता है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में हो रहा है 2 डायमेंशन मोशन, जो है मोशन इन 2D, इसे हम सुपर पोजिशन ऑफ 2 मोशंस मानते हैं। हम ये मानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है, सॉरी आप कह सकते हो सुपर पोजिशन है, मतलब दो मोशन ऐड होकर के, सुपर इम्पोज होकर के एक मोशन बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने कोई भी मोशन, जैसे सपोज दैट कोई भी पार्टिकल को आप ऐसे हवा में उछालते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से कराते हो, तो ओवरऑल ये मोशन एक 2 डायमेंशन मोशन है। पर फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मोशन इन 2 डायमेंशन जो होता है, इसे हम मानते हैं एज ए सुपर पोजिशन, मिक्सचर आप कह सकते हो, कॉम्बिनेशन, सुपर पोजिशन ऑफ 2 1D मोशन। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये इस एक सिंगल मोशन को हम बच्चों दो मोशन में, दो 1D मोशन में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। एक, अगर एक्स वाई प्लेन में ये मोशन हो रहा है, तो एक मोशन होगा, उसमें से एक होगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा होगा बच्चों मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अभी जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2D मोशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा। एक तरीका तो ये होता है कि आप उसे वेक्टोरियली अप्रोच करें, जैसे यहाँ पर हमने अभी शुरुआत में लिख रखा, आप पोजीशन वेक्टर लिखें, फिर उसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, फिर आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक्स एक्सिस में अलग सॉल्व करें बच्चों, वाई में अलग सॉल्व करें, बाद में उसे सुपर इम्पोज कर दें। ठीक है ना। वेक्टर्स में एक सिंपल प्रिंसिपल होता है कि अगर हमारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है और जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हम सेपरेट मोशन को डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं,
वाई के अलोंग सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं, और बाद में इन दोनों को मिक्स करके हम जो रिजल्टिंग मोशन हो रहा है उसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए जो मोशन इन 2 डायमेंशन होता है उसको अक्सर हम सुपर पोजिशन ऑफ 2 1 डायमेंशन मोशन की तरह हैंडल करते हैं। एक मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें। जैसे कि अगर मैं कहूँ सिंपल बच्चों कि एक बॉल को अगर मैं ऊपर उछाल देता हूँ तो इसमें सिर्फ बॉल ऊपर जाएगी ऐसे और सीधे नीचे आ जाएगी ऐसे। और अगर एक बॉल को मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपल ऐसे फेंक दूं इस तरह से, तो बॉल ऐसे सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली जाएगी, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जाएगी। अब अगर मैं इन दोनों मोशन को सुपर इम्पोज करूं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे दूं, इस साथ में एक ये एक्स कंपोनेंट भी दे दूं, तो इसकी जो रिजल्टिंग वेलोसिटी होगी वो ये बनेगी और इसका मोशन कुछ इस तरह का आएगा। मतलब ये जो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो आप ये देख रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, इसमें 2 मोशन इन्वॉल्व है। अगर सिर्फ आप वाई डायरेक्शन में ध्यान से देखो तो एक ये वाली जो वेलोसिटी है, इस वाली वेलोसिटी की वजह से एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है। अगर थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन को इग्नोर कर दो तो आप देखो कंटिन्यूअस अगर आप देखोगे तो ये हाइट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मैक्सिमम हाइट आ रही है, फिर घट गई, घटते 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 जीरो हो जा रही है। फर्क इतना है कि एक ही सेम लोकेशन पे नहीं हो रहा है, ये लोकेशन हॉरिजॉन्टली भी लोकेशन चेंज हो रही है। अभी बॉल 2 मीटर की हाइट पे है, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर मैक्सिमम हाइट पे है, फिर बॉल वापस आ रही है, हाइट घट रही है। यहाँ पर बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो भी धीरे धीरे हाइट बढ़ती है देन घटती है। मतलब उस तरह का यहाँ भी हो रहा है, पर एक एक्स्ट्रा चीज भी हो रही है कि बॉल की हॉरिजॉन्टली भी बॉल डिस्प्लेस हो रही है। बॉल अभी यहाँ पर कोई हाइट नहीं है, जब 1 मीटर हाइट पे है तो बॉल थोड़ा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गई, फिर जब बॉल 2 मीटर हाइट पे है तो बॉल थोड़ा हॉरिजॉन्टली और डिस्प्लेस हो गई। तो बेसिकली जैसे अगर मैं कहूँ बच्चों, यहाँ पे एक चीज देखो जरा ध्यान से, कि अगर मैं करूँ यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉल इतना वर्टिकली ऊपर आई है, मतलब इस तरह से इतना मोशन ये हुआ है वर्टिकल, और इतना ये हॉरिजॉन्टली मूव किया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हॉरिजॉन्टल मोशन और ये वाला मोशन अंडर ग्रेविटी जो वर्टिकल मोशन है, उनका सुपर पोजिशन जो ये मोशन आप देख रहे हो बनेगा। मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि देर आर 2 मोशन, एक्चुअली मोशन एक ही है। फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2D मोशन, फॉर सिंपल कैलकुलेशन ऑफ 2D मोशन, हम 2D मोशन को या 3D मोशन को अक्सर 1D मोशन में ब्रेक करते हैं, बिकॉज 1D मोशन का हमारा प्रैक्टिस काफी ज्यादा होती है हमारी, और हमारे लिए एनालाइज करना भी आसान होता है 1D मोशन को एज कंपेयर टू 2D मोशन, है ना। तो आइए देखते हैं। तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कि कैसे हम अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। हम 1D मोशन पूरा पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल बात कही जाए, अगर हमसे कहा जाए ए पार्टिकल इज मूविंग in XY plane such that its position varies with time as t square 1 plus 1 I cap 2t minus 3 j cap। एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर कॉमा एक्सेलरेशन वेक्टर, x component, y component of velocity, x component of acceleration, y component of acceleration, angle made by velocity vector with x-axis at t equal to 1। इतना हम कैलकुलेशन करेंगे। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। दिखा रहा हूं बेटा। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये सारी चीजें वही हैं जो मैं 1D मोशन में पढ़ा चुका हूं, कुछ नया नहीं दिया है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नोट कर लीजिए।
चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक जनरल क्वेश्चन है ना, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं जनरल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हल्का सा 2D मोशन दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, एक तरीका तो होता है कि आप इसको वेक्टोरियली ही अप्रोच करें। मेथड 1 दोनों समझ लीजिए बहुत ध्यान से। पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है t² प्लस 1 i कैप 2t माइनस 3 j कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर दिया है। अब आपको पता है ये एक्स वाई आई और जे है, मतलब एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, तो ये एक्स है बेटा, ये वाई है। मतलब अगर चाहिए तो एक्स की वैल्यू है t² प्लस 1 और वाई की वैल्यू है 2t माइनस 3। अगर आप इसे दो अलग अलग मोशन में ब्रेक करना चाहते हैं, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग डील करना चाहते हैं, मोशन अलोंग वाई अलग डील करना चाहते हैं, तो आप एक्स अलग ले लीजिए, वाई अलग ले लीजिए और अलग अलग सॉल्व कर डालिए। पर अभी हम इसको वेक्टोरियली अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए। तो डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं, वी वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, t² का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, i कैप 1 का 0 हो जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0 हो जाएगा, j का। ये वेलोसिटी वेक्टर आएगा बेटा। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है dv बाई dt, 1 टाइम और डिफरेंशिएशन करेंगे, इट इज 2i कैप प्लस 0 j कैप। यस सर। अब आप यहाँ से देखिए, ये vx है, i के साथ है ना, तो ये x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये y कंपोनेंट। तो vx जो है वो 2t है यहाँ पर, vy जो है वो 2 है। यहाँ पर देखिए x कंपोनेंट ये एक्सेलरेशन है और ये i कैप है, x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट। एक है 2 और ay है 0। तो अलग अलग आप सेपरेट कंपोनेंट अगर आप निकालना हो, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन तो vx हो गया, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy हो गया, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के आंसर आप सेपरेट अलग अलग बता पा रहे हो। अब जैसे इन्होंने कहा एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद x एक्सिस एट t इक्वल टू 1, तो आपको पता है किसी भी कर्व पाथ पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों और उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, एक x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट होता है। ये एंगल थीटा हमने अभी भी डिस्कस किया था, इट इज vy बाई va। अगर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल अगर हमसे पूछा गया है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू vy, तो tan थीटा विल बी इज इक्वल टू vy क्या आ जाएगा, vy आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय vx आ जाएगा 2t, इट इज 1 बाई t, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे tan थीटा आ जाएगा 1 बाई 1, तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। यस। इसका मतलब है कि 45 डिग्री एंगल बनाएगा। बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे बच्चों को। बच्चों पार्टिकल जिस पाथ पे मूव करता है, जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है, उस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, उस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। लोकस कह लो, पाथ कह लो, ट्रैजेक्टरी कह लो, तीनों एक ही बातें हैं। मतलब जिस रास्ते पे अगर पार्टिकल इस रास्ते पे मूव कर रहा है तो ये उसकी ट्रैजेक्टरी कहलाएगी, उसका पाथ कहलाएगा, उसका लोकस कहलाएगा। तो जब इक्वेशन निकालनी होती है ट्रैजेक्टरी की बेटा, तो बेसिकली हमको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है। अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आई और जे में एक्सप्रेस किया है, तो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये, आप दोनों देख लो यहाँ पर। ये तो एक्स और वाई में आपको एक इक्वेशन निकालनी होती है और पैरामीटर जो होता है उसको एलिमिनेट करना होता है ना, टाइम यहाँ पर पैरामीटर है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो रिलेशन आएगा x इक्वल टू t² प्लस 1, y इज इक्वल टू 2t माइनस 3, वो रिलेशन ही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करना होता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे बच्चे नए बच्चे सब समझ लें। तो यहाँ से देखो टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आएगी बेटा। फ्रॉम दिस इक्वेशन टाइम y प्लस 3 बाई 2 आएगा। फिर टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी विल गेट 1 बाई 4 बाहर आएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10। तो ये y में क्वाड्रेटिक है,
तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला है। तो जो ट्रैजेक्टरी है वो एक पैराबोला है, यानी आप कह सकते हो कि पार्टिकल एक पैराबोलिक रास्ते पे मूव कर रहा है। पार्टिकल का जो लोकस है इट इज ए पैराबोला, वो पैराबोलिक रास्ते पे मूव कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों एक जनरल प्रॉब्लम को आप अप्रोच कर रहे हो, वेक्टोरियली अप्रोच कर रहे हो। इसी को अगर एक्स और वाई में हमें सेपरेट अप्रोच करना होता, तो जैसे हमने यहाँ से पोजीशन वेक्टर से बच्चों हम एक्स लिख लेते, यहाँ पे वाई लिख लेते बेटा, इसको हम फिर प्रॉपर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे बेटा। सर यस बेटा। सर एक क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। नहीं बेटा, लेट आने वालों के लिए ये है कि ऊपर नहीं काम है ना, बाद में देख लेना नोट्स से, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो नहीं सर, यहाँ पे tan इक्वल्स टू 1 t इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है आपने? हाँ ये है, देखो ये वी वाई हो जाएगा, ये वी वाई भाई इसके इक्वल ही तो होगा, ये वी वाई हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया है वेलोसिटी ट्रायंगल में। नहीं सर, t इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है? क्वेश्चन में 1 पूछा है ना, दैट इक्वल टू 1 पे बताना। अच्छा ओके सर, ओके। मेथड 2 में ये था बच्चों की x अलग से लिख लिया हमने t स्क्वायर प्लस 1 और y अलग से लिख लिया 2t माइनस। अब हम x में एकदम सेपरेट सॉल्व करेंगे, y में सेपरेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो x एक्सिस का मोशन एंड y एक्सिस का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, और अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे 90 डिग्री पे। या तो आई जे लगा के ऐड कर देंगे, या मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्टेंट होता है, आप सब जानते हो। तो जैसे x कंपोनेंट वेलोसिटी चाहिए x में, तो dx बाई dt कर देंगे, 2t हो जाएगा। एक्सेलेरेशन चाहिए तो dv बाई dt कर देंगे, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर vy में अगर वेलोसिटी चाहिए तो dy बाई dt कर देंगे, इट इज 2। और एक्सेलेरेशन चाहिए तो dv बाई dt इन y डायरेक्शन, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप देख सकते हो ये vy है, ये ax है। अब जैसे मेरे को मान लो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो आपको पता है कि आपको अगर ij में लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो देयर आर 2 कंपोनेंट, एक x है एक y है। स्केलर तो है नहीं, वेलोसिटी है, तो ij के साथ लिख दोगे। आपने vx यहाँ से निकाल रखा है, vy यहाँ से निकाल रखा है, पुट कर दो 2ti कैप प्लस 2j कैप। एक्सेलरेशन लिख रखा है तो आप ax i कैप ay j कैप लिख दो, तो ax है 2i कैप और 0j कैप। इस तरह से अगर आप कंपोनेंट अलग अलग सॉल्व करते हो, फिर भी आपको फाइनली अगर रिजल्टेंट लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। और मेथड 1 में क्या है कि हम x और y में अलग अलग कर ही नहीं रहे, हम पोजीशन वेक्टर को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमको x और y दोनों में एक साथ ही मिल रहा है, आपको 2 बार काम नहीं करना पड़ रहा है। बस ये समझना है कि जो i कैप के साथ है ये x कंपोनेंट है, और जो j कैप के साथ है ये y कंपोनेंट है ना। तो अब यहाँ पर वही बात है कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको i j लगाना ही पड़ेगा, या फिर अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इसका रिजल्टेंट ले लेंगे अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसी टाइम पे, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 2 है, क्योंकि ये वेक्टर में 0j कैप है, तो जो भी है केवल मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप x और y और z में अलग अलग सॉल्व करना पसंद करेंगे या आप वेक्टोरियली सॉल्व करना पसंद करेंगे। ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है, और आप पूरी अपने फ्री है इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। मेरा मैसेज सिंपल इतना है कि बेटा हम 2D मोशन को 2 अलग अलग मोशन में भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, और 3D मोशन को 3 1D मोशन में ब्रेक करेंगे, 2D मोशन को 2 1D मोशन में ब्रेक करेंगे, और दोनों मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए एक दूसरे से बच्चों इंडिपेंडेंट होते हैं। आप आगे देखोगे वेक्टर्स मैथमेटिक्स में, वेक्टर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो जैसे आई कैप थोड़ा बहुत वेक्टर आप समझो, आई कैप जे कैप के कैप होता है, तीनों बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट उसे कहते हैं कि आप एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप आई को जे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आई को के टर्म में नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते। एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। इसका मतलब कोई भी चौथा वेक्टर जो कि उसे हम आई जे के में लिख देंगे, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, वो आई जे के से मिलके बनाए, आप ऐसा कह सकते हो। यानी किसी भी मोशन को, कोई भी मोशन हो रहा है स्पेस में, उसे हम
3 डायमेंशंस में मैक्सिमम उसको ब्रेक कर सकते हैं. वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज वाई एक्सिस, अनदर इज जेड एक्सिस. यानी वी कैन एज्यूम दैट मोशन इज अ मेड अप ऑफ, या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट मोशन. वन मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अदर अलोंग वाई एक्सिस, अदर अलोंग जेड एक्सिस. इसी तरह से 2D मोशन को बच्चों हम लोग 2 मोशन का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, सुपर पोजिशन मान लेते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ही इंडिपेंडेंट होती हैं. 60 डिग्री पे 2 अलग अलग मोशन नहीं मान सकते, दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसे वाई एक्सिस का मोशन बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा. जैसे एक्स एक्सिस में अगर वेलोसिटी है तो वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी को या वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसी तरह से वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है उसे एक्स एक्सिस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यही हमारी लीनियर या इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन कह सकते हो, इसी को बोलते हैं. तो इसी का यूज करके हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जिनमें हम, एक सेकेंड बेटा, क्या करेंगे कि हम उसे 2 अलग अलग 1D मोशन में ब्रेक करेंगे, और कुछ मोशन हम ऐसे पढ़ेंगे, कुछ कैलकुलेशंस ऐसे पढ़ेंगे जिनमें हम उसे एज ए सिंगल मोशन वेक्टोरियली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने वाले हैं. ये तो जस्ट एक रिवीजन था आपका जो मैंने आज से पहले 1D मोशन में आपको ऑलरेडी करा रखा. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? बच्चों जैसे मान लीजिए किसी बॉल को या किसी बॉडी को अगर आप वर्टिकल प्लेन में किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ये बॉल है, आपने ऐसे फेंकी, ये बॉल ऐसे आते हुए ऐसे गिरती, ये एंगल है. बस ध्यान रखिएगा थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि अगर आप 0 डिग्री पे फेंकेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इट विल बी मोशन स्ट्रेट लाइन. अगर आप 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो ये सीधे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इट इज ऑल्सो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब किसी बॉडी को हम इस तरह से हवा में फेंक देते हैं इस तरह से, तो हमारा जो मोशन होता है एक वर्टिकल प्लेन में बॉडी मूव करती है, कर्व्ड मोशन करती है, और किसी एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं और एंगल की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होती है, तो इस तरह के मोशन को बच्चों हम इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर जिस प्लेन में ये मोशन कर रही है वो जरूरी नहीं है, पर हम अपना अजम्पशन मान के चलेंगे, या हमने जिस प्लेन में ये मोशन कर रही है उस प्लेन को हमने एक्स वाई प्लेन मान लिया है. हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो प्लेन आपका दिख रहा है ये प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन होगा. ठीक है ना. सबसे पहले बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त हम कुछ अजम्पशंस यहाँ पर मानेंगे, मेन अजम्पशंस, कि हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे कौन से अजम्पशंस के अंडर पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला अजम्पशन बच्चों हम ये मानेंगे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे. हम ये मानेंगे कि हमने बॉल को अगर हवा में फेंका है तो कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, वी विल अज्यूम दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. दूसरा हम ये मानेंगे कि ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म. मतलब हम जी को कांस्टेंट मान के चलेंगे. ये बात मैं मोशन इन 1 डायमेंशन में भी बता चुका हूं बच्चों कि हमारी ग्रेविटी, हम ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी हाइट पे, तो ये जो हाइट अचीव करती है, अगर ये हाइट अर्थ की से सरफेस से बहुत ज्यादा हो जाए, लाइक 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतनी ज्यादा हाइट हो जाएगी, तो जो ग्रेविटी होता है जी, इसमें अच्छा खासा चेंज होता है बच्चों. तो अर्थ से सरफेस से ऊपर जाने पे जो आप कह सकते हो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो कि हम 9.8 मान के चलते हैं, ये सरफेस पे होता है बच्चों. सरफेस से जब हम हाइट पे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेविटेशन की जी की वैल्यू घट जाती है. पर हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान ये अजम्पशन मान के चलेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम्स में नहीं दिया जाएगा,
पर दीज आर द मेन अजम्पशंस कि हम ये मान लेंगे कि ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हम जो बॉल फेंक रहे हैं वो इतनी ज्यादा हाइट पर पहुंच ही नहीं रहा है जिस हाइट पर जी को वेरिएबल मानना पड़े। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के द्वारा अचीव की गई हाइट्स बच्चों वो रिलेटिवली काफी छोटी होंगी अर्थ के साइज के रिस्पेक्ट में। जैसे अर्थ का रेडियस जो होता है एवरेज वो 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। तो अगर हमने किसी बॉल को 50 मीटर की रफ्तार से फेंक दिया तो वो 100-200 मीटर की हाइट पे मैक्सिमम जाएगा, और 100-200 मीटर की हाइट, इवन 500 मीटर 1 किलोमीटर की हाइट जो होती है वो अर्थ के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, और उतनी हाइट तक हम ग्रेविटी को बड़े आराम से यूनिफॉर्म मान सकते हैं, 9.8 मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ग्रेविटी को बच्चों कांस्टेंट मानेंगे, ये भी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है। तीसरा, अर्थ हम एज्यूम करेंगे कि अर्थ इज फ्लैट। We will assume that Earth's surface is flat. देखिए, आप सभी जानते हैं कि अर्थ का शेप कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये अर्थ का शेप कुछ इस तरह का होता है। तो अर्थ अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, तो इसका कोई पोर्शन अगर आप छोटा सा ले रहे हो तो वो एक्चुअली प्लेन नहीं होता है ना, वो कर्व्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका अर्थ का जो कोई पोर्शन होता है वो प्लेन नहीं होता, पर फिर भी आप खड़े होते हो तो दूर दूर तक आपको प्लेन नजर आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज होता है। अगर आप अर्थ के टुकड़े का 500 मीटर भी हिस्सा लेंगे तो एकदम फ्लैट नजर आएगा वो आपको ये नहीं लगेगा कि अर्थ एकदम स्फेरिकल टाइप कुछ कर्वेचर आ रहा है, इस तरह का कुछ नहीं नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्थ का शेप होता है, जैसे मान लो एक बॉल को हमने बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दिया, और जैसे मान लो ये हमारी अर्थ, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ले लूं, अर्थ को स्फेरिकल मान लूं और आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा, एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, अब ये बॉल बहुत दूर हाइट से जाके और ये यहाँ पे आके गिर रही है, तो उस केस में ये अर्थ का जो कर्व्ड शेप है वो कंसीडर करना पड़ता है, और ये फ्लैट नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो बॉल हमारी गई है कई हजार किलोमीटर हाइट पे जाके ऐसे लौट रही है। उस केस में हमें अर्थ के शेप को कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने अर्थ की एक पॉइंट से बॉल को फेंका और वो ऐसे जाके यहाँ गिर गई, अब अगर इसको आप जूम करके देखेंगे, मतलब ये भी बहुत बड़ा टुकड़ा बना दिया मैंने, ये भी बहुत बड़ा बना दिया, आप समझ लो। तो ये जो पॉइंट है ना कि इस पॉइंट से हमने फेंका और इस पॉइंट पे जाके गिर गई, इतना पोर्शन हम एकदम फ्लैट मान सकते हैं। हम ये मानेंगे कि अर्थ हमारी फ्लैट है और ये ग्रेविटी ऐसे जी लग रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी टुकड़ा जो आपने देख रहे हो अर्थ के, ये भी बहुत बड़ा होगा, 4-5 किलोमीटर का होगा, और हमें तो 100-200 मीटर अर्थ के टुकड़े से मतलब है। तो हम अर्थ के शेप को फ्लैट मानते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे। तो दीज आर द मेन 3 assumptions ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे उसमें सबसे पहले, जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा, हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम जी को कांस्टेंट मानेंगे, और हम अर्थ की सरफेस को जो है वो फ्लैट मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे ग्राउंड को बनाया, ये ग्राउंड हमने बनाई है, तो ये हमने फ्लैट ग्राउंड बनाई है बच्चों। इस अजम्पशन के साथ हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशन मोशन इन वर्टिकल प्लेन अंडर द ग्रेविटी, जिसमें पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पे इससे हम प्रोजेक्ट करते हैं और कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए इस तरह से आता है। तो सबसे पहले बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इट इज ए 2D मोशन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2D मोशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कर्व्ड मोशन है, एक प्लेन में मोशन हो रहा है। इसे एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं, तो किसी भी टाइम पे इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से मिलाने वाला वेक्टर, मुझे एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ही होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। मैं सिंगल कोऑर्डिनेट में इस मोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं बच्चों, इसीलिए ये एक 2D मोशन है फॉर श्योर। ठीक है, दूसरी बात ये है बच्चों कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन फेंकेंगे और ग्राउंड है ये हमारी, दिस इज योर ग्राउंड, और फ्लैट मानेंगे ग्राउंड को, ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो किसी भी टाइम पे हवा में जब बॉडी होगी बेटा, हवा में जब बॉडी होगी, तो देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज m into g, मास into ग्रेविटी। मतलब इस क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लग नहीं रहा बच्चों, तो केवल वर्टिकल फोर्स, एक सिंगल फोर्स वेट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तो
only force is acting is weight, जो कि मास इंटू जी के इक्वल होता है, सबको पता है। तो अगर हम कहें कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस बॉडी का, तो बच्चों एक्सेलरेशन होगा एफ डिवाइडेड बाय मास। फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो यस सर वेट 0 हो सकता है ना? वेट 0 हो सकता है, बिल्कुल बेटा। इफ देयर इज नो ग्रेविटी एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, देन एट दैट पोजीशन वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, वेट विल बी 0। इफ जी इज 0, मास 0 नहीं होगा। इफ देयर इज सम मैटर, डेफिनेटली मास तो होगा, बट इफ जी इज 0, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी को 0 मानते हैं हम लोग, या हम ग्रेविटी से बाहर ही चले जाएं, अर्थ की ग्रेविटी से स्पेस में चले जाएं, तो वहां पर ग्रेविटी 0 अगर मान लेंगे तो वहां पर वेट 0 होगा। ठीक है? यस सर। ओके। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि इस बॉल का, जो बॉल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकी है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्लास 9th में सबने पढ़ा है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, वो फोर्स होगा m इंटू जी। अगर मैं वेक्टोरियल लिखूं, डिवाइड बाय मास, मास से मास कट जाएगा। इसका मतलब जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही केवल एक्सेलरेशन होगा। और बच्चों ग्रेविटी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होती है, इसका मतलब ये हुआ कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड होगा। इफ दिस इज y एक्सिस, सो डाउनवर्ड इज नेगेटिव y। ठीक है? तो माइनस जी जे कैप लिख सकता हूं मैं, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, बिकॉज जो भी फोर्स लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर मैं कह सकता हूं तो मैं कहूंगा ए वाई की वैल्यू बच्चों माइनस जी है और ए एक्स 0 है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी लिखना है तो भी मैं माइनस जी जे कैप लिखूंगा, बिकॉज जो ए एक्स है वो 0 है। तो दिस इज अगर आप सब बात सकता है बच्चों, पर हम एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में मोशन होगा, उस डायरेक्शन में बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा। और वो भी बच्चों क्योंकि हमने अपने अजम्पशन में मान रखा है कि ग्रेविटी कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सो वी कैन से कि दिस इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है इट इज माइनस जी बाई जे एंड इट इज कांस्टेंट। बेटा तो अभी तक कोई डाउट हो किसी को तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी बातें हमने डिस्कस करी है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो अगर अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। सर एक डाउट है, बताएं बेटा पार्थ। ग्राफ नहीं है, ये पाथ जा रहा है वो मैटर, पाथ ऑफ पार्टिकल। सर पाथ में जब ऊपर जा रहा है वो, उसके बाद एक जगह उसकी वो जो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो पार्थ आगे की स्टोरी ना बताओ मुझे, मैंने जो पढ़ाया वो चीज समझ में, आगे की स्टोरी में मैं बताऊंगा अभी, दैट आई विल एक्सप्लेन, है ना। अगर आपको कोई चीज आगे की पता है वो मुझसे अभी आप डिस्कस ना करिए। नहीं वो नहीं पता सर, 0 हो जाएगी। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं, फिर से बोलें। सर अगर 0 हो जाएगी नीचे गिरना चाहिए ना, वो आगे क्यों जा रहा है। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आगे जा रहा है, अभी मैं उसी पे आने वाला हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा और कांस्टेंट होगा, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से। क्या बेटा? सर जो आपने लास्ट में लाइन लिखी है ना, दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा सुप्रीत, कोई भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है? जब उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी ना कर रहा हो, इट इज कांस्टेंट। तो आप देखिए, जब इस बॉडी का, जब बॉडी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकी है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज m इंटू जी। इफ वी डिवाइड बाई मास वी गेट जी। जी वेक्टर लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, जी वेक्टर, जिसको अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड जी होगा और डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा। तो ये देखो एक्सेलरेशन, इसमें कोई टाइम के साथ वेरी होने वाली चीज नहीं है सुप्रीत, एवरीथिंग इज कांस्टेंट विद टाइम।
So if acceleration is constant, then definitely it is a uniformly accelerated motion. Got it? Yes sir, yes sir. One more point is very important. अगर आपने notice नहीं किया सभी बच्चों ने कि this acceleration is only in vertical direction. There is no acceleration in x direction. ठीक है? Acceleration is only in y direction. तो मैं अभी इसके इफेक्ट्स आपको बताऊंगा क्या है. तो अभी दो चीजें आप समझिए. पहला तो ये इट इज ए 2D मोशन. ठीक है. सेकंड ये इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. अब आप एक सिंपल बात बताइए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो 2D मोशन है तो या तो हम इसे वेक्टोरियली सॉल्व करें. देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. या तो हम इसे वेक्टोरियली सॉल्व करें, कंबाइंड IJ का इस्तेमाल करें, या इसे हम x और y में ब्रेक कर लें. मतलब आप कह सकते हो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो मोशंस में ब्रेक कर रहे हैं. एक है मोशन अलोंग x एक्सिस और एक है मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल मोशन. और एक है मोशन अलोंग y एक्सिस, इसे आप वर्टिकल मोशन कह सकते हो. ठीक है ना. तो इन दोनों का मोशन अलोंग x एक्सिस और मोशन अलोंग y एक्सिस का सुपर पोजिशन है प्रोजेक्टाइल मोशन. यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, इज प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 90% प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से देखेंगे, x में सेपरेट हैंडल करेंगे मोशन, y में सेपरेट हैंडल करेंगे. कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर आगे डिस्कस होने वाली है. ठीक है. आइए सबसे पहले आइए हम देखते हैं कैसे हम हैंडल करने वाले हैं मोशन को. सबसे अच्छा तरीका होता है 2D और 3D मोशन को हैंडल करने का, हमारा वेक्टर हेल्पफुल होता है. यहाँ पर बहुत यूज होने वाला वेक्टर का. यहां पे जैसे हमने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका, 1 सेकेंड, ये मान लेते हैं कि कोई हमने वेलोसिटी यहां पर दी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u किया. ठीक. मोशन को एक्सप्रेस डील कैसे करेंगे, तो हम मोशन को रिजॉल्व करेंगे. रिजॉल्व कंपोनेंट करेंगे दो हम उसके. मोशन के कंपोनेंट करने का मतलब यही हुआ कि हम वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सभी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक x में और एक y में. जैसे कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस चीज को दो तरीके से बोल सकता हूं. जो वेलोसिटी है, मैं कहूंगा एक पार्टिकल की वेलोसिटी u है और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा. अब आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी भी वेक्टर को अगर मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो तो एक कंपोनेंट आता है उसका u cos थीटा और एक कंपोनेंट आता है उसका u sin थीटा. तो एक कंपोनेंट आता है, ये जो भी वेक्टर होता है उसका cos थीटा और एक sin थीटा. मैं अब ध्यान समझिएगा, आप ये भी कह सकते हो कि आपने एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे u वेलोसिटी दी. इसी चीज को आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो बेटा, इन अदर वर्ड्स, दैट horizontal velocity, initial horizontal velocity given to your particle is u cos theta and initial vertical velocity is given to your particle u sin theta. मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो भी मोशन होने वाला है, ये जो आपने u वेलोसिटी, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ये जो भी मोशन मिलने वाला है ये इन दो मोशन का सुपरपोजिशन होगा. किन दो का, कि अगर मैं बॉडी को u cos थीटा से हॉरिजॉन्टली फेंक दूं और u sin थीटा से वर्टिकली फेंक दूं, तो जो दो अलग अलग मोशन है इनको मर्ज कर दिया जाए, इनको सुपर इम्पोज कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो जो बनेगा वो यही वाला मोशन बनेगा. मतलब दिस मोशन will be the combination of these two motion. One is along x axis, other is along y axis. तो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे, u cos थीटा. तो यहाँ पर तीन चीजें हैं. अगर कोई पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है,
तो आपका आंसर है u। अगर कोई पूछे इनिशियल वेलोसिटी, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कोई पूछे तो ये ux पूछा है उसने। ux का मतलब ये u cos थीटा है x डायरेक्शन में, तो आंसर है u cos थीटा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में पूछी है तो आंसर इज नॉट u, इट इज u cos थीटा। ठीक है, और अगर y डायरेक्शन में पूछ रहा है तो इट इज u sin थीटा। अगर मुझे u को वेक्टोरियली लिखना हो तो आई कैन राइट u cos थीटा x डायरेक्शन में है विद i कैप एंड u sin थीटा y डायरेक्शन में है विद j कैप। तो आप देख सकते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट इज u। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर u sin थीटा का स्क्वायर, अल्टीमेटली आपको u मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी मोशन की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस में जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो u cos थीटा लिखेंगे बेटा u की जगह, और जब y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो u sin थीटा लिखेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं एक चीज आपको फिर से याद दिला रहा हूं, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो ये तीन इक्वेशन बच्चों हम लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन बच्चों हमारी वैलिड होती हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर आप भूले नहीं हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये तीन इक्वेशन बड़े आराम से लगा सकते हैं बिटवीन एनी टू पोजीशन, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन लगानी हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड इक्वेशन लगानी हो। पर ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे उस पे हम आगे फर्दर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा पुट करेंगे, अगर y डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा पुट करेंगे। अगर वेक्टोरियली अप्लाई कर रहे हैं, मिक्स्ड प्रॉब्लम मतलब 3D में जैसे सॉल्व करते हैं, जनरलाइज तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो u वेक्टर अगर कहीं लिखना होगा तो वी विल राइट u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये तो इनिशियल वेलोसिटी की बात होगी। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स कि व्हाट इज एक्सेलेरेशन, तो जैसा कि हमने कहा कि पार्टिकल का एक्सेलेरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में होता है, g डाउनवर्ड ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर लिखना होगा, ये मैं चूंकि ऊपर लिख चुका हूं, तो माइनस जी जे कैप 0 i कैप। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है तो आप ये कहना कि सर एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो m इंटू जी लग रहा है, उसको जब मास से डिवाइड करेंगे f बाई m तो वो g के बराबर आएगा। माइनस क्यों लिया है, वेक्टोरियली, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हम साइन कन्वेंशन में नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, राइट वर्ड पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव लेंगे, इसलिए ये हमने माइनस जी लिखा है। और वैसे भी वेक्टोरियली लिखा है, डाउनवर्ड माइनस जे कैप होता है। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा एंड u sin थीटा, क्योंकि दो हम जो x में मोशन होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, y में मोशन होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगी। एक्सेलरेशन जो होगा वो ax एंड ay हो जाएगा, ax 0 हो जाएगा, ay माइनस g हो जाएगी। अब जैसे मैं अगर इसको ब्रेक कर रहा हूं, मैंने दो मोशन में ब्रेक किया। सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को देखना चाहते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमें बताना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हम कैसे हैंडल करेंगे। बात समझिएगा, मान लीजिए ये बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ध्यान समझिएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे हो रहा है। यहाँ पर पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा और ये हमारी u sin थीटा। किसी t टाइम पे पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, भूलना नहीं है। नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है। तो अगर मैं इसके चाहूं तो यहाँ पर भी वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, दो कंपोनेंट में एक्सप्रेस करूंगा, vx vy। तो अगर मुझे x डायरेक्शन में मोशन अप्लाई करना है तो मुझे देखिए इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, किसी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी vx, ठीक है।
तो अगर मुझे x डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगानी है तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt ये लगाएंगे। अब आपको पता है कि जो ax होता है बच्चों वो 0 होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब सिर्फ इस वाली वेलोसिटी से मतलब, प्लीज ध्यान दें, जब हम x एक्सिस के अलोंग मोशन अप्लाई कर रहे होंगे और v इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे तो v जो होगा वो होगी फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस। दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। और आप जैसा कि जान रहे हो कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है बेटा, तो कोई भी यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। vx हमेशा ux के बराबर होगा और जो ux है इनिशियल वेलोसिटी वो u cos थीटा। यहाँ से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम vx, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना। मतलब ये वाला जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है बिल्कुल नहीं बदलता है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहता है। क्यों नहीं बदलता है? तो आप ये कहेंगे कि सर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और जब एक्सेलरेशन ही नहीं होता तो जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होता है, सिर्फ ये वाला मोशन कह रहा हूं, ओवरऑल मोशन नहीं कह रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, ओवरऑल मोशन तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, परंतु अगर सिर्फ एक्स वाला मोशन कंसीडर किया जाए, वाई वाला भूल जाए हम थोड़ी देर के लिए, तो जो मोशन होगा बच्चों वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, दैट इज मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, जो पार्थ कह रहे थे ये पार्टिकल आगे क्यों जाता है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जाता है पार्थ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना होने की वजह से राइट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमेशा बनी रहती है। जो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्थ कह रहे थे वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो पूरी वेलोसिटी 0 नहीं होती, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। केवल vy 0 होता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए बॉडी एक टाइम के बाद हाइट अचीव करना बंद कर देता है, नीचे आने लगता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को कंटिन्यू कर देता है, मोशन मैक्सिमम हाइट पे जाने के बावजूद भी। तो ध्यान रखिएगा, मैं 10 बार इस बात को रिपीट करूंगा, आपको इस बात को हर हालत में याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है, जितनी इनिशियल पॉइंट पे होगी उतनी किसी भी पॉइंट पे होगी, और इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? तो उसका आंसर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर मुझे अब सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करनी, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। सेपरेट कैसे डील करोगे आप, इस मोशन को एक्स में कैसे हैंडल करोगे। तो अब अगर मैं ये अप्लाई करना चाहता हूं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ए एक्स इसलिए लगा रहा हूं ताकि हमें एहसास रहे कि हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, नॉट इन वाई डायरेक्शन। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पार्टिकल आ गया, तो ये जो वेक्टर होगा, ये ब्लैक कलर वाला जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। मैं यहाँ पर नए डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जैसे बेटा यहाँ पे आ रहा था, और किसी टाइम पे ये जो वेक्टर है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला। इस डिस्प्ले, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, एस वेक्टर नेट डिस्प्लेसमेंट। इसको भी अगर हम चाहें तो दो वेक्टर के सम में लिख सकते हैं, एक ये वेक्टर। मतलब अगर पार्टिकल यहां से यहां गया है, अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। आप कहोगे सर ये जो भी लेंथ है यही डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकेंड, कोई दूसरा कलर लेता हूँ, इसको थोड़ा, ये ब्लू वाला, हाँ ये जो ब्लू वाला वेक्टर है ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पर ये नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं सिर्फ ये पूछा जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्स, एक्स में कितना है। अब आप बात समझिए, जैसे ये मान लो 0,0 है, ये x, y है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक वेक्टर, ये वेक्टर है, ये sy है, और ये जो वेक्टर है ये sx है। मतलब ये है कि यहां से यहां जो पार्टिकल आया है हॉरिजॉन्टली कितना आगे बढ़ा है, राइट डायरेक्शन में कितना बढ़ा है, तो इतना ही तो बढ़ा है। अगर मैं कह दूं ये पॉइंट 0,0 है और ये पॉइंट 3,5 है,
तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा, जो ये वाला चीज होगा, ये तो 3 यूनिट होगा, 5 तो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, या मैं 3,4 कह दूं तो अच्छा लगेगा मुझे, 3,4 कह देता हूं। तो ये जो 4 है बेटा, ये जो 4 है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो 3 है ये हॉरिजॉन्टल है। और अंडर रूट ये पाइथागोरस कर लोगे तो ये जो ब्लू वाला जो लेंथ होगा, ये ब्लू वाला जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज रिजल्टेंट ऑफ एस एक्स एंड एस वाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये वाला जो रिजल्टेंट होगा ये बेटा 5 के इक्वल आएगा। तो मैं बस कहना यही चाहता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो आप देख रहे हो इसको मैं कुछ कलर और चेंज कर देता हूं, ये वाला, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में मोशन अप्लाई करना है तो मुझे इस हाइट से मतलब नहीं होगा, मुझे सिर्फ ये मतलब होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से यहां अगर पार्टिकल आया है, अगर यहां तक पार्टिकल आया है तो ये हॉरिजॉन्टल गैप कितना है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। बाकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा बच्चों, पर उसमें से हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इतना वाला होगा, एंड दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट and this displacement is the horizontal displacement। तो अगर मुझे horizontal displacement अप्लाई करना है बच्चों, तो horizontal displacement जो होगा, this is initial horizontal velocity u cos theta। अब देखिए ut plus half at square का मतलब कुछ बच्चे पूरा u लिख देते हैं, पूरा u नहीं लिखना है, ये u नहीं लिखना है, इसका हमें सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लिखना है, because we are applying the equation in x direction। तो u cos थीटा लिखेंगे u की वैल्यू, और ये वाला टर्म 0 होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, नॉट नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट नेट डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टली बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई अगर वो बताना हो तो बच्चों हम लोग जो है s बराबर u cos थीटा इंटू टी विल गिव अस द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन भी अगर अप्लाई करोगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स, तो ये टर्म 0 होने से यहाँ से भी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा, दैट इज यू कॉस थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से सेम चीज मिलेगी, तो थर्ड इक्वेशन इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट इन दिस केस। सर यस बेटा। सर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो 0 होगा तो कब 0 होगा? वो क्यों मेंशन? हाँ सर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरा मोशन का होगा तो 0 ही होगा ना? किस टाइम के लिए बोल रहे हो? मैं अभी वर्टिकल मोशन पे ही आ रहा हूँ, तुम आगे क्यों भाग रहे हो पार्थ? नहीं सर, ये जो vx वाला है, ओके है ना, कोई भी चीज अचानक से आगे की चीज क्यों बोल रहे हो? अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल समझो ना, कि अगर कोई तुमसे कहे कि कोई पार्टिकल, अगर कोई तुमसे कहे कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से फेंका है, ए से फेंका है, पी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप ये एरो बोलोगे, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला वेक्टर है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट है एस एक्स वेक्टर, एस वाई वेक्टर का रिजल्टेंट है ये। तो अगर आपको एस चाहिए तो वो 90 डिग्री पे है, अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। तो एट डिफरेंट टाइम एस एक्स की वैल्यू, एस वाई की वैल्यू डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगी। जो वर्टिकल हाइट होगी, जैसे पार्टिकल यहाँ था, अगर यहाँ से सिंपल ऐसे ऊपर जाता, सोचो ना वो ग्राउंड से ऐसे ऊपर जा रहा है तो इतनी हाइट अचीव कर चुका है, तो दिस हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाइट होगी, कभी 0 भी हो सकती है, कभी मैक्सिमम हो सकती है। सर मैं ये बोल रहा था, जो एस वाई है जो पूरा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना? तो दैट्स, हाँ वो दैट्स करेक्ट, वो हो जाएगा, ठीक है वो हो जाएगा। तो सर वो जो एस जो रिजल्टेंट है वो एस एस के इक्वल हो जाएगा? हाँ एट लास्ट मोमेंट पे जब वो गिर जाएगा ग्राउंड पे। हाँ ये उसी पे आ रहा हूँ। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, या मैं वर्टिकल मोशन कर रहा हूँ। वर्टिकल मोशन को कैसे हैंडल करना है? देखो बहुत सिंपल, नॉर्मली हैंडल करना। वर्टिकल मोशन कैसे हैंडल करना है? ऐसा समझ लो किसी बॉल को अगर ऊपर यू से फेंकते थे तो ग्रेविटी जी होता था, तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगाते थे यू माइनस जी टी, भी मिटा दूंगा। सेकंड इक्वेशन लगाते थे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगाते थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही लगना है आपका। बस फर्क इतना है कि जब आप ये मोशन, वर्टिकल मोशन अप्लाई करोगे
बिकॉज ये 2D मोशन है जिसका एक कंपोनेंट वर्टिकल मोशन में है। जैसे ये आपने दिया, ये यू है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो इसका कंपोनेंट है ये यू साइन थीटा है और ये यू कॉस थीटा। तो इस कंपोनेंट की वजह से जो मोशन होगा ऊपर की तरफ, जैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक बॉल को यू साइन थीटा की हाइट से फेंकें, सॉरी इनिशियल स्पीड से, और जी डाउनवर्ड है, तो बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। वही हो रहा है कि बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही, बस फर्क इतना ही हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी है यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं हो रहा है, केवल यू कॉस थीटा की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन किसकी वजह से हो रहा है? यू साइन थीटा की वजह से हो रहा है। तो ऐसे समझो तुम कि इट्स जस्ट सिंपल 1D मोशन, ऐसे सिंपल 1D मोशन। किसी टाइम पे बॉडी की हाइट जो होती थी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था, है ना? तो यहाँ पर भी अगर बॉडी यहाँ पर है किसी टाइम t पे और ये वेलोसिटी है इसके पास कुछ भी, तो एक vx होगा एक vy होगा, तो हमको इस vy से मतलब है। और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ये h होगा, इसी को आप sy कह सकते हो, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन लगानी हो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, तो बच्चों vy हमें निकाल, vy मतलब कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम t पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो v है, इसका एक कंपोनेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी कह सकते हो, वर्टिकल वेलोसिटी। और ये हम u की जगह रखेंगे u साइन थीटा, और y में g डाउनवर्ड है तो ay रखेंगे माइनस g इंटू टी। तो देखो वही हो गया v इक्वल टू u माइनस जी टी, जैसे वर्टिकल में लगाते थे, बस u की जगह आपको u साइन थीटा पुट करना है, बिकॉज जो u है वो थीटा एंगल पे है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है बस उतना ही आपको पुट करना है बेटा। इसी तरह से अगर आप एस वाई लगाएंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये एच आएगा, ये यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। एंड थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें अगर आपको अप्लाई करना हो तो वी वाई स्क्वायर, ये वंस अगेन यू साइन थीटा होगा, ए की वैल्यू माइनस जी होगी और ये एच होगा। तो ये जस्ट मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूं कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को जब दो मोशन में ब्रेक कर दो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन, तो आप इक्वेशंस कैसे अप्लाई करोगे, एक्स में कैसे अप्लाई करोगे, वाई में कैसे अप्लाई करोगे, है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाई डायरेक्शन में जो वर्टिकल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट जो कि वर्टिकल मोशन है, उस वो ग्रेविटी की वजह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एंड जो हॉरिजॉन्टल मोशन था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन था, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन था। इन दोनों मोशन का जो सुपर पोजिशन होगा वो हमारा रिजल्टिंग मोशन होगा, जिसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता है कि आपको वेलोसिटी ऐसे लिखनी है, रिजल्टेंट अगर पूछ रहा है तो आप vx अलग निकाल लेंगे, आपको पता है कि vx जो होता है वो u cos थीटा होता है। vy अभी अभी आपने निकाला, ये देखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदलती ही नहीं है बच्चों, तो वो तो कभी चेंज नहीं होगी, ये बात तो भूलना ही नहीं यार कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये u sin थीटा माइनस gt होगा। यहाँ से बच्चों vx निकालेंगे, vy निकालेंगे, फिर vx vy को पुट करके ऐसे आप आंसर लिख देंगे। अगर रिजल्टिंग स्पीड चाहिए तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर लिखेंगे। अगर tan थीटा चाहिए, आपको पता है tan थीटा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, vy बाई vx, इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा, और यूजिंग दिस फॉर्मूला आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप, है ना? ये आपका u cos थीटा t है, x क्या था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एक्स हम लोगों ने पढ़ा है u cos थीटा इंटू टी, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ये u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग x में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और y में निकालेंगे, बाद में हम उसे वेक्टोरियली यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ तक कोई डाउट हो, क्योंकि अब हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, जितना बेसिक अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है उस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों।
अभी तक हमने बस आपको ये सिखाया है कि इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन इज अलोंग वाई एक्सिस। ए एक्स 0 होगा, ए वाई माइनस जी होगा। एंड हाउ टू अप्लाई दीज थ्री बेसिक इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को हम x में कैसे अप्लाई करेंगे और y में कैसे। समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो नहीं कर पाओगे, एक सारा सवाल कर लोगे लेकिन अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बताएं। सर जैसे कि जब थीटा 0 हो जाएगा, अगर थीटा, हाँ तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो मतलब माइनस dt स्क्वायर ओ। अरे थीटा 0 हो जाएगा पार्थ, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन ही नहीं रहेगा पार्थ। देखो थीटा 0 हो जाएगा तो ऐसे फेंक दोगे ना, फिर तो ये ऐसे चली जाएगी, 1D मोशन हो जाएगा, है ना। तो थीटा 0 होगा ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, छोड़ दो उसको। ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को? सर यस बेटा सुप्रीत। सर मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, यहाँ पे बत्ती चली गई थी। सर आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे? भेज दूंगा, भेज दूंगा। थैंक यू सर। चलिए कुछ अब यही चीज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। आइए बिल्कुल छोटे छोटे सवाल से शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल से शुरू करेंगे, सीखेंगे। ये एक्स वाई प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। ग्रेविटी को 10 ले लेंगे हम, हमारी क्लास में ग्रेविटी 10 रहेगी। एक पार्टिकल को हमने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। रटना नहीं, इक्वेशन अप्लाई करने से। 37 डिग्री एंगल है, साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 होता है। अब जैसे हमसे पूछा गया फाइंड आउट velocity after 1 second. Note down this question please. Velocity after 1 second हमको बताना है बच्चों। कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, फोकस होके सुनेंगे। पहले मुझे 2-3 सवाल करा लेने दो, अच्छे से समझ लो मैं क्या क्या समझा रहा हूं, फिर आप अपने आराम से करना। मैं हर क्वेश्चन में सॉल्व करने का मौका दूंगा। सब लोग सुन रहे हैं मुझे बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आपने देखा कि हमें वेलोसिटी बतानी है, तो आपके मन में क्या थॉट्स आने चाहिए, सुनो। वेलोसिटी जो होती है वो टैंजेंट के लॉन्ग होती है, तो ऐसे एक वेलोसिटी वेक्टर बना लो आप। ये वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। फिर आपको पता है कि आप ये डायरेक्टली नहीं निकालने वाले हो, या आप निकाल भी सकते हो, मैं मेथड 2 भी बताऊंगा। तो आप क्या करो, आप इसके 2 कंपोनेंट कर लो। एक x कंपोनेंट होगा इसका, आप जानते हो, एक y कंपोनेंट होगा ऐसे। ये एंगल था, और tan थीटा की वैल्यू तो भूलना ही नहीं है, vy/vx होता है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि अगर आपको vx पता चल जाए और अगर आपको vy पता चल जाए, तो आप वेलोसिटी वेक्टर को लिख लेंगे vx i कैप vy j कैप। बताइएगा बच्चा, जहां से बताइएगा। इस तरह से बच्चों वेलोसिटी को लिख लेंगे कि नहीं, बताओ। यस इसका मतलब है हमको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग सॉल्व करने हैं। इसका मतलब हमें x और y में इक्वेशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें कंपोनेंट चाहिए, तो हम इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 50 cos 37 की वैल्यू सामने है, 40 आ जाएगा। और ये वाली वेलोसिटी ये है हमारी ux, है ना, ux है इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये है 50 sin 37, ये 30 आ जाएगा। और ये है uy 30, तो ये हमारा 30 आ जाएगा और ये हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें vx निकालना है और vy निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या नहीं चेंज होता बच्चों,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मोशन का सर वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। सर ए चेंज नहीं होता ए। इसका मतलब है वी एक्स, ए नहीं कर दे करके, ए तो कांस्टेंट होता ही है वेलोसिटी। तो वी एक्स जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यू एक्स के बराबर होता है यू कॉस थीटा, मतलब ये हमेशा 40 रहेगा। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, ये वाली जो 40 है तो हमेशा 40 रहेगी। ये केवल वाई वाली वेलोसिटी केवल चेंज होती है, बहुत ध्यान से देखना, वेलोसिटी केवल वाई में चेंज होती है। तो वी एक्स तो 40 रहेगा, इसकी वैल्यू 40 आएगा। वी वाई हमें निकालना है बच्चों, वी वाई कैसे निकलेगा? तो अभी अभी हमने पढ़ा, वी वाई निकालेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यू वाई क्या था, मैं बार बार लिख देता हूँ, यू साइन थीटा था बच्चों, ये वाला वेलोसिटी यू साइन थीटा था, और ए वाई माइनस जी इंटू टी। इसमें टाइम पुट करके यू साइन थीटा की वैल्यू आई है पूरी 30 और जी की वैल्यू 10 है और टाइम 1 सेकेंड है, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो ये वाला कंपोनेंट है बच्चों, ये हमारा ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज हो चुका है, 30 से 20 हो चुका है, वी वाई 20 आ गया है, ये 40 ही रहेगा। सो आंसर विल बी 40 आई कैप, ये 40 है बेटा और ये 20 आया है, 20 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी। अगर कोई ये पूछे व्हाट इज tan थीटा, हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, इट इज वी वाई बाई वी एक्स 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। और अगर कोई स्पीड पूछेगा तो रिजल्टेंट ले लेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इस तरह से वेक्टर का रिजल्टेंट ले लेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे एट जनरल मोमेंट। इस न्यूमेरिकल में कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट हो बच्चों किसी भी स्टेप में, तो आप मुझे प्लीज बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर नीचे कर दीजिए। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, बिल्कुल प्लीज तुरंत पूछें। tan थीटा क्यों निकाल? अरे जब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा निकाल दिया। अगर ये पूछे पार्थ कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा। ओके सर। यस सर, डन। ओके, अब अगर हम 1 सेकेंड, कितना 5% बची है बैटरी, 1 सेकेंड बेटा, बैटरी डिस्चार्ज हो रही, चार्जिंग पे लगा लो। ये क्या है? सर हाँ बेटा, सर थीटा आप लोग फिर से बता रही, थीटा यहाँ पे 37 डिग्री दिया हुआ था। हाँ तो फिर tan थीटा मतलब वही है मतलब? अरे फाई मान लो, ये दूसरा एंगल, ये थीटा इनिशियल थीटा है, ये है फाई मान लो, चलो फाई मान लेते हैं, ठीक है। ये है फाई किसी जनरल टाइम पे कि आफ्टर 1 सेकेंड डायरेक्शन क्या होगी। इनिशियल थीटा 37 है पर थीटा चेंज होता रहेगा ना बेटा पार्थ। तो ये आफ्टर 1 सेकेंड कितना एंगल बनेगा वो निकाला है ना, नॉट इनिशियल। थोड़ा सा अगर हम वेलोसिटी एनालिसिस करें बच्चों, वेलोसिटी एनालिसिस करें अगर हम वेलोसिटी एनालिसिस करें अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो देखो वेलोसिटी एनालिसिस में अगर आप देखो तो यू एक्स वी एक्स कॉन्स्टेंट है, समझना बात कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, समझना जरा, बहुत ध्यान समझना।
ये मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस कलर से बना रहा हूं मैं, वर्टिकल वेलोसिटी मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। तुम्हें पता है कि वी वाई जो है ये u sin थीटा माइनस जी टी है, और जो वी एक्स है ये क्यू एक्स के बराबर है u cos थीटा कांस्टेंट है। तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो होगा यू एक्स इतना ही रहेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऑल द टाइम, एक सेकंड पूरा बना लेने देना। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट, ध्यान समझना, अब सिर्फ आप इस पे ध्यान दो, ये वाला जो मोशन है ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए वर्टिकल मोशन भूल जाओ तो ये वाला जो मोशन ऑल द टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म एकदम ऐसे चला जा रहा है, समझो। ये वर्टिकल हाइट को गोली मारो, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ध्यान दो। इस तरह से ऐसे मोशन हो रहा है चला जा रहा है ना, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी में देखो ये u sin थीटा माइनस जी टी है, धीरे धीरे जी टाइम बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा और एक टाइम पे ये जीरो हो जाएगा। जब u sin थीटा जी टी इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये वेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ। ये देखो यहाँ पे वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हो जाएगा, है ना। देखिए वर्टिकल वेलोसिटी, सिर्फ ब्लू वाले वेक्टर को देखो, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और थोड़ी कम हुई। जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हो ना तो स्लो होते रुक जाता है, जीरो हो जाता है, फिर डाउनवर्ड आता है। वैसे ही हो रहा है यहाँ पे, केवल वर्टिकल मोशन। और जो ये केवल पर्पल वाले एरोज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पर क्या डाउनवर्ड आ जाएगी वेलोसिटी, तो ये ऐसी आ जाएगी वेलोसिटी, फिर ये और थोड़ी बढ़ जाएगी, और फिर ये और बढ़ जाएगी। मतलब ये स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी जस्ट अपोजिट होती है u sin थीटा। तो आप देख लो इस तरह से होता है बेटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये ऑल द टाइम सेम रहता है, ऑल द टाइम। और वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटता है, जीरो होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है, फिर बेटा डाउनवर्ड आता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे बॉडी, पहले बॉल को हवा में फेंको तो पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। जब ऊपर जाती है तो वेलोसिटी अपवर्ड है, देखो ये अपवर्ड मोशन के दौरान। और जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो वेक्टर्स डाउनवर्ड है, इंक्रीजिंग वेक्टर्स है। बस एक वेक्टर और ऐड हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। तो नेट वेलोसिटी जो होती है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊंगा तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी नेट, ये होगी। यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी भी घटती है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो ux के बराबर ही होगी। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्थ नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, आप कह सकते हो एट हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी है वो ux के बराबर है, मिनिमम होती है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा, मिनिमम होती है, नॉट जीरो, है ना, क्योंकि u cos थीटा तो रहता ही है, ये तो जीरो होता ही नहीं कभी। केवल u sin थीटा वाला पार्ट जीरो होता है, फिर पलटने लगती है डायरेक्शन। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट, फिर इधर से इस तरह से रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसमें इस तरह से रिजल्टेंट, ऐसे रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये जो ब्लैक कलर से बनाई ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये ब्लैक वाली रिजल्टेंट। तो बच्चों मैंने कुछ आपको थोड़ा वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो समझाने का प्रयास किया। अब आपको कहीं पर भी वेलोसिटी बतानी तो आपको x वाली बतानी, y वाली बतानी, रिजल्टेंट लिखना है बस। दिस मच i कैप माइनस j कैप, इधर बता रहे हो तो i कैप प्लस j कैप हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। 90 डिग्री पे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा करना है। और हॉरिजॉन्टल तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये तो कभी बदलता ही नहीं है। आप फिर से समझ लो बेटा, इस बात को भूलना नहीं है, ये तो कभी बदलता ही नहीं है, ये तो ऑलवेज u cos थीटा है बेटा, ऑलवेज u cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी एनालिसिस समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। इससे ज्यादा कलर यूज नहीं कर सकते हैं बेटा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने देखो यहाँ पर जब सॉल्व किया ना बेटा,
तो हमने उसके अलग अलग कंपोनेंट सॉल्व किए, हमने एक्स वाला सॉल्व क्या किया ये तो हमें पता है, चेंज ही नहीं होता है, उतना ही हो गया। वाई कंपोनेंट सॉल्व कर लिया अलग से इक्वेशन अप्लाई करके, है ना। इसको हम दूसरे एक्स में अलग सॉल्व कर लिया, देखो एक वाई वाला अलग सॉल्व कर लिया, एक्स वाला अलग कर लिया, ये एक्स वाला कहाँ गया, ये अलग कर लिया, है ना। और फिर बाद में हमने इसे आई जे में मर्ज कर दिया, बिकॉज हम जानते हैं कि वी वेक्टर होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। हालांकि एक तरीका और है कि हम उसे डायरेक्टली आई जे में सॉल्व कर लें, वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर लें, वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। अगर हम वेक्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, वो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं सेपरेट डील करना आपको सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस बेटा। सर जब बॉल ग्राउंड हिट करेगी तो यू cos थीटा सेम रहेगा इनिशियल जैसे? हाँ बेटा सेम रहेगा, यू cos थीटा हिट करने के बाद बदल जाए वो अलग बात है, वो ग्राउंड कैसी उस पर डिपेंड करेगा। टकराने से ठीक पहले यू cos थीटा भी सेम रहता है और यू sin थीटा भी सेम हो जाता है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, मतलब जिस स्पीड से बॉल फेंकते हो उसी स्पीड से गिरती है, और इनका रिजल्टेंट जो होता है वो उतना ही एंगल पे गिरती है जितने एंगल पे आपने बॉल को फेंका था अजीत बेटा, ठीक है। थीटा भी सेम होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया जाए, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस थोड़ी समझ ली जाए, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे अगर हमें बात करनी हो, जैसा कि मैं फिर से बता दूं कि ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पर आएंगे तो किन डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एस वाई होगा और ये जो होगा एस एक्स होगा। पर अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएं, एंड पॉइंट पर, जैसा कि पार्थ ने कहा था, अगर हम एंड पॉइंट पर आ जाएं इस पॉइंट पर, तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हॉरिजॉन्टल होगा, परंतु इस पॉइंट पर वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। मतलब बिकॉज जब बॉल ऊपर गई और सोचो फिर वापस आ गई ग्राउंड, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हॉरिजॉन्टल हुआ, हाइट तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर जब जहां से फेंकते हैं और वापस यहाँ आ जाते हैं तो याद रखिएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। बिल्कुल इसी तरह से बॉल ये ऊपर गई और नीचे वापस आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई में 0 हो गया। इसी तरह से ये भी बॉल ऊपर गई और ऐसे आ गई, ऐसे जाके ऐसे आ गई, इधर की तरफ गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0, हम ये कह रहे हैं वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वाई में बॉल ऊपर गई और आ गई वापस, तो एस वाई 0 होगा, केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये भी वो पॉइंट होता है जो इनिशियल वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 था, शुरुआत ही थी मोशन की, यहाँ पर भी एस वाई 0 था, यहाँ पे तो एस एक्स भी 0 था, ये वाला पॉइंट जो था। पर ये वो पॉइंट होता है जहाँ एस एक्स होता है, पूरा नेट डिस्प्लेसमेंट एस एक्स के बराबर होता है, पर एस वाई जो होता है वो 0 होता है। तो कहीं पर भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना हो बच्चों और ये एस कैलकुलेट करना हो, तो एस हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। अगर वेक्टोरियली लिखना हो तो इसको आई कैप और जे कैप में लिखते हैं, और अलग अलग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके ऑलरेडी बता चुका हूं कि अलग अलग कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि आइए हम एक कैलकुलेशन बच्चों कर लेते हैं, प्यारे बच्चों सिंपल सा कैलकुलेशन एक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये 53 डिग्री है और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। साइन 53 4/5 होता है, कॉस 53 3/5 होता है, और हमसे कहा गया जी की वैल्यू को 10 ले लीजिए। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। सर जी की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा ना? सॉरी 1 सेकेंड है ना, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कितना होगा ये बच्चों हमें बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में बताना है। ये मान लीजिए पी पॉइंट पे पार्टिकल आ गया, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, यही पूछा है। तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हम वाई डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जो कि हमारी हाइट के इक्वल होगा, और हम एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जो ये होगा। अब आप देखिए एक्स जब आप निकालेंगे तो पहले आप वेलोसिटी के कंपोनेंट करें, तो 50 cos 53 ये होगा 50 sin 53, ये 40 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। तो यू एक्स 30 हो गया, यू वाई 40 हो गया,
या वैल्यू पुट के बाद। अब जैसे आपसे कहा गया ये भी पता है ax 0 होता है, ay होगा -10। या तो आप सिंपल याद कर लें इक्वेशन, है ना। तो अब आपको पता है कि आप sx अगर निकालेंगे तो आपको पता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये तो 0 होता है। ux क्या होता है, u cos थीटा होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ये है u cos थीटा 30। पूरी मत लिख देना, कुछ बच्चे पूरा 50 लिख देते हैं, नहीं, इनटू टाइम 1 सेकेंड। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, ये वाला है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर है। बेटा अलग अलग इसलिए मैं आदत डलवा रहा हूं क्योंकि आगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो सेपरेट ही सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। वाई डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, एस वाई, तो यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर होता है बेटा। एस वाई से हाइट भी कह सकते हो, यू वाई होता है यू साइन थीटा, टी ए वाई होता है -g, है ना। अब -g पुट कर दिया है तो फिर -10 ना लिखना दोबारा, है ना, माइनस ले लिया ऑलरेडी। तो एस वाई जो है इसे है it is 20 into time 1 second, not 20, it is 40, sorry, -1/2 10 into 1 का square, so it's 35 मीटर। तो ये y डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये x डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हम वेक्टर लिखेंगे बेटा तो वी विल राइट 30 i कैप प्लस 35 j कैप, sx i कैप sy j कैप। रिजल्टेंट चाहिए तो आप साफ देख रहे हो, ये ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा बेटा, है ना। तो अंडर रूट या वेक्टर रिजल्टेंट मैंने बताया, ये कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर है, इस तरह से कर सकते हो। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। कोई भी मोशन अगर आप होगा ना तो उसे आप x में सॉल्व करेंगे, y में सॉल्व करेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो आप उसे रिजल्टेंट ले लेंगे। तो 2 सिंपल कैलकुलेशन हमने कराए हैं जिनमें हमने आपको सिर्फ ये सिखाना चाहा है हाउ टू अप्लाई द इक्वेशंस, कैसे इक्वेशन अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ वेलोसिटी एनालिसिस भी है, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे से दोबारा ले लेना एक बार और इसको देख लेना अच्छे से, नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना। यस बेटा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए सर इसका सॉल्यूशन सर प्लीज। ये कौन सा लास्ट वाला? यस सर। ओके ओके। आंसर u sin थीटा वाला सर। आंसर वी वाई सर कैसे आया है, ये सर नहीं आ रहा है। कहाँ वी वाई तो है नहीं इसमें कहीं, एस वाई ना। यस सर। एस वाई सर ऊपर वी वाई इक्वल टू 40 लिखा है उसमें सर, नीचे ए वाई इक्वल टू -10। ये तो ये बेटा ये इसलिए लिखा है ना कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी है तो u sin थीटा है और sin 53 4/5 है, तो इस 50 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये u y 40 हो गया इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बेटा, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता है ना, तो ये -g तो लिखा है मैंने। ओके सर ठीक है ना, ग्रेविटी को लिख दिया -10, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन में बस वही देखो, ए वाई की वैल्यू -g रख दी, यू वाई की वैल्यू u sin थीटा रख दी, ये तो बता चुके हैं। यस सर ठीक सर, गॉट इट, थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए काफी हो गया हमारा, इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करना, जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही रिवाइज करना, तभी अच्छे से क्लियर होगा। सर थैंक यू सर। यस बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।